Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Yash Agrawal and we will study here BSc first year physics. So friends, today's concept is Kepler's second law. So we will understand the Kepler's second law definition and its derivation. तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हम आज केपलर्स लॉ की डेरिवेशन को वेरीफाई करेंगे, केपलर्स सेकंड लॉ को, और केपलर्स थर्ड लॉ को भी समझेंगे और उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको केपलर्स लॉ की डेफिनेशन बता दूं कि क्या होती है। रफली पहले समझते हैं कि केपलर्स लॉ क्या है आखिर। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ फ्रेंड्स, हमने पहले भी पढ़ा था केपलर्स सेकंड लॉ के अनुसार, यदि किसी ऑर्बिट के किसी सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जो यदि इक्वल टाइम्स में, मान लीजिए टी टाइम में, ये एक प्लैनेट है जो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है, तो ये जो हमारा एरिया होगा, ये कुछ ऐसा एरिया दिखाई देगा हमें। सिमिलरली यदि वही प्लैनेट इस पॉइंट से टी टाइम में इस पॉइंट तक रिवॉल्व करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने पहले भी समझा था कि यदि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्लैनेट ट्रेवल करेगा सन के अराउंड, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, चाहे वो किन्हीं दो पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में भी अगर यदि उसे टी टाइम लगता है, तो ये तीनों एरिया जो हमारे मिलेंगे हमें सन से इस पॉइंट की दो पॉइंट्स तक, वो सेम होंगे, इक्वल होंगी। तो ये हमारा केपलर सेकंड लॉ हमें बताता है। चलिए अब हम इसका वेरिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये हमारा फोकी पर सन है, उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, और एक प्लैनेट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर टी टाइम्स में ट्रेवल करता है। तो जो डिस्टेंस है प्लैनेट की इस पॉइंट से, वो आर वेक्टर होगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करने में जो हमारी परपेंडिकुलर ए जो प्लैनेट है हमारा, वो पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में जो डिस्टेंस हमारी है ए और बी पॉइंट की, वो डी आर वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, डी ए बाई डी टी विल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट विथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर केपलर सेकंड लॉ। Since the force on the planet due to the sun is the gravitational force, which is a central force, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स है किसी प्लैनेट पर जो फोर्स लगता है सन के द्वारा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। हम जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए कोई किसी फोर्स की आवश्यकता होगी, और जब किसी फोर्स की आवश्यकता होगी तो वो फोर्स कौन सा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रल फोर्स वह फोर्स होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड हो। आप एक पत्थर लीजिए, उसको रस्सी से बांध लीजिए और उसको गोल गोल घुमाएं। एक पत्थर को आप अपने हाथ एक पत्थर लीजिए, उसको रस्सी से बांधकर अपने हाथ में पकड़कर रस्सी को, उस पत्थर को गोल गोल घुमाएंगे, तो पत्थर तो गोल गोल घूमता रहेगा, पर जो फोर्स होगा, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, वो जहाँ पे आपने पकड़ रखा है उस डायरेक्शन में होगा, मीन्स सेंटर में। तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर में होगा, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है। देयरफॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। और सेंट्रल फोर्स के केस के लिए हम जानते हैं कि जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है, और मोमेंट के जीरो होने की वजह से हमारा एंगुलर जो मोमेंटम होगा, जिसको हम एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा सन के अराउंड।
दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए दोनों में ही कांस्टेंट होगा, मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी क्योंकि सेंटर फोर्स है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम का किसी प्लैनेट के लिए सन के अराउंड जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होंगे। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ एम और वी वेक्टर मिलके हमें क्या देते हैं, लीनियर मोमेंटम। हमने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्मॉल एम हमारा मास है और वी वेलोसिटी है, और जहाँ पे आर हमारी डिस्टेंस है। तो ये दोनों इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमें देता है एंगुलर मोमेंटम। एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यहाँ ये दोनों हमें लीनियर मोमेंटम और आर वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब फ्रेंड्स हम वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी हमने पहले रिलेशन पढ़ा है 12th में, v इक्वल टू आर ओमेगा, हम जानते हैं पहले से। तो यहाँ पे v वेक्टर की वैल्यू पुट करने पे हमें जो इक्वेशन है वो मिलती है एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर। चूँकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट इन टाइम डी टी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी। अब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है एस ए बी, ये वही एरिया है जो कि टाइम डी टी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हमारा प्लैनेट पहुंचा तब हमें ये एरिया मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एरिया स्वेप्ट आउट है प्लैनेट के द्वारा टाइम डी टी में वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस ए बी, जिसको हमने डी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और ट्राइंगल एस ए बी, ट्राइंगल का फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें गौर से इस ट्राइंगल को, तो ये हमारा आर वेक्टर बेस है और डी आर वेक्टर हाइट है, या किस ये दोनों को अदला बदली लिख सकते हैं, मतलब इसको बेस मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन तो डी ए वेक्टर इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, इस तरीके से। तो अब हमारी जो एरियल वेलोसिटी होगी, एरियल वेलोसिटी मीन्स एरिया के फॉर्म में जो वेलोसिटी, तो हम इसको डी टी से अगर डिवाइड कर दें या डी टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें एरिया का, तो हमें वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी मिल सकती है। तो डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी, दोनों तरफ डी टी से हमने डिवाइड कर दिया। और डी आर वेक्टर बाई डी टी हम जानते हैं वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर। डी आर वेक्टर बाई डी टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो हमें मिलता है वेलोसिटी वेक्टर। तो डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि जो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एम से यदि हम एल वेक्टर को डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की जगह एल वेक्टर बाय एम, और 1/2 हमारा पहले से था। और अब गौर से देखें तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, हमें पहले से दिया हुआ है कांस्टेंट है, जो हमें पहले से पता चल गया था सेंट्रल फोर्स की वजह से। तो एल वेक्टर हमारा पहले से कांस्टेंट था, और हमारा जो मास है वह भी कांस्टेंट होगा। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 2 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये भी कांस्टेंट ही होगी। तो ये जो हमारा पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, और ये हमारा इक्वल है डी ए वेक्टर बाई डी टी के। तो यानी हमारा डी ए वेक्टर बाई डी टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। अतः जो एरियल वेलोसिटी होगी किसी प्लैनेट की वो कांस्टेंट होगी। इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो एरियल वेलोसिटी होगी किसी प्लैनेट की वो कांस्टेंट होगी, और यही हमारा केपलर सेकंड लॉ है। हमारा केपलर सेकंड लॉ हमें यही बताता है कि जो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्वेप्ट आउट बाय प्लैनेट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की तरफ। तो फ्रेंड्स केपलर्स थर्ड लॉ में हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी प्लैनेट का उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है उस प्लैनेट के सन के डिस्टेंस के क्यूब्स के। मीन्स यदि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हमने यहाँ पे कंसीडर की जिसमें एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो प्लैनेट और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने आर मान लिया है, और प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो टी है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ हमें कहता है। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो यदि हमने कंसीडर किया कि जो मास ऑफ सन है वो कैपिटल एम है, और जो मास ऑफ प्लैनेट है, प्लैनेट का जो मास है वो स्मॉल एम है, तो जो सन और प्लैनेट की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर होगी। ये भी हमने कंसीडर किया है यहाँ पर। तो अगर ये जो कैपिटल एम मास सन का है, स्मॉल एम प्लैनेट का है, और आर उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो जो फोर्स एक्ट करेगा उन दो बॉडीज के बीच में वो एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमने यहाँ पे
पहले फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ में भी यूज़ कर चुके हैं। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर रिवॉल्विंग अराउंड अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही कारण होता है किसी भी दो बॉडीज़ के मतलब किसी भी दो बॉडीज़ के रिवॉल्व होने का कारण जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी किसी बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो तो उसके पीछे भी एक फोर्स होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसका हम फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, F=mv²/r, जहाँ पे मास उस बॉडी का मास है जो कि ये यहाँ पर जो मास है वो उस बॉडी का मास है जो रिवॉल्व कर रही है, और वेलोसिटी है v, और r हमारा डिस्टेंस है दोनों बॉडी के बीच की। तो यदि हम दोनों फोर्सेस को, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं फ्रेंड्स, दोनों फोर्स को कंपेयर करें तो जो हमारी जो इक्वेशन मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाती है, mv²/r=g(m)/m/r²। यहाँ पे एक r से दूसरा r हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r², यहाँ पे एक r है, तो ये कैंसिल हो जाने के बाद इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन हमें मिल चुकी है v² की फॉर्म में मिल गई, v² की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, v²=gm/r। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि जो प्लेनेट है उसकी कुछ ऑर्बिटल स्पीड होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है 12th में या 11th में, आपने पढ़ा होगा। ऑर्बिटल स्पीड होती है हर एक प्लेनेट की एक। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली कि लेट v उस प्लेनेट की ऑर्बिटल स्पीड है और t उसका कैपिटल T उसका टाइम पीरियड है 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का। सो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेनेट इन 1 रेवोल्यूशन इज 2πr। तो यहाँ केपलर्स थर्ड लॉ के लिए फ्रेंड्स एलिप्टिकल ऑर्बिट को ना कंसीडर करके केपलर ने सर्कुलर ऑर्बिट को कंसीडर किया था, या फिर ये कहें कि एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो हमने सरकमफेरेंस यहाँ पे लिया है वो 2πr माना है। मीन्स 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो प्लेनेट को डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो हमने 2πr माना है। मीन्स यहाँ पे हमने हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस ली है वो r ली है, सन की जो डिस्टेंस है। मीन्स कहने का सीधा सादा मतलब ये है कि जो हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यदि उसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना हो तो जो डिस्टेंस होगी वो 2πr हमें उस प्लेनेट को ट्रेवल करनी होगी। तो v=2πr/t। यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है, ये कन्फ्यूज़ मत होइए इसको देखकर। 2πr हमारी डिस्टेंस और t टाइम पीरियड है, जहाँ पे और v ऑर्बिटल इस वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है। स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो अब जो इक्वेशन थर्ड थी हमारी, जो इक्वेशन थर्ड हमने यहाँ पर पीछे पड़ी हुई है, v²/g(m/r), इसमें हम v² की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v² की वैल्यू पुट करने के बाद 2πr/t² g(m/r), ये इक्वेशन में मिलता है। और इस इक्वेशन इसमें स्क्वायर करने के बाद 4π² × r² मिलता है इक्वल टू gm/r। अब इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट t² की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि इस तरीके से आ जाती है 4π², r को इस साइड ले गए, t² को इस साइड, और gm को भी यहाँ अपन इस टर्म के डेनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है t² = 4π² r³/gm। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये जो हमारे 4 टर्म है 4π² r³, माफ़ कीजिए 4π² gm, ये चारों टर्म हमारी कांस्टेंट है। ये हमारे चारों कांस्टेंट टर्म है। 4π² ये तो कांस्टेंट है, दिख ही रहा है। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, मास कांस्टेंट क्वांटिटी। और यहाँ पे r जैसा कि हम जानते हैं कि जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इन द एबव इक्वेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन देख सकते हैं कि 4π² gm इज अ कांस्टेंट, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो जो t² होगा वो r³ के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ें कांस्टेंट में हो गई हैं। तो ये हमने थर्ड लॉ को वेरीफाई कर दिया फ्रेंड्स। आई होप आपको ये थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।